स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम आपको सियासत के पूरब और पश्चिम की पूरी कहानी दिखाएंगे। जी हां, एक तरफ पूरब में पश्चिम बंगाल की सियासत, जहां पर बिना कुछ बोले 30-40 सेकंड के एक वीडियो से ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को बहुत कुछ कहा है। जी हां, आज वो अपनी पोती के साथ बाहर आई थी। सीबीआई की पूछताछ के पहले वो पहुंच गई अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर। क्या कुछ संकेत वहां से आपको बताएंगे, तो दूसरी तरफ लिए चलेंगे आपको सियासत के पश्चिम में। गुजरात में निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये पश्चिम के नतीजे उत्तर और दक्षिण को कैसे प्रभावित करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कई जगहों पर झटका दिया है। सियासत में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। कई बार बिना कुछ बोले अपनी तस्वीरों से, अपने जेस्चर से नेता अपने विरोधियों को और अपने कैडर को मैसेज देते हैं। आज देश के पूरब और पश्चिम से आई तस्वीरों के मायने कुछ ऐसे ही हैं। ये तस्वीरें 2021 में बंगाल चुनाव में वोटरों पर असर डाल सकती है, तो गुजरात से आई तस्वीरों में एंटी बीजेपी मोर्चे के लिए एक संदेश छिपा हुआ है। सबसे पहले आप ममता बनर्जी के इस वीडियो को देखिए। 30 सेकंड में ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अपनी पोती के साथ इन तस्वीरों के जरिए जैसा संदेश पहुंचाना था, पहुंचा दिया। पूरब के संदेश की पूर्ण व्याख्या आज हम करेंगे। आपको ममता के इस मूव के पीछे के सभी दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे, तो पश्चिम की तस्वीरों के संकेतों की पूरी भाषा समझाएंगे। आज इन दो तस्वीरों के जरिए देश के चारों दिशाओं की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताएंगे। पूरब में क्या होगा, ममता या मोदी? पश्चिम में क्या हुआ, गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल? उत्तर में क्या बदलेगा, केजरीवाल का नया दंगल? दक्षिण में क्या होगा, ओवैसी का अगला प्लान? आज इन चारों दिशाओं के सियासी एंगल का एक एक पहलू आपके सामने होगा। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली वाली पहुंच गई है गुजरात, और वहां पर मिल रही है सफलता, तो कांग्रेस को कितना सतर्क रहने की जरूरत है। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इसीलिए हमने कहा उत्तर से लेकर दक्षिण तक हैदराबाद वाले ओवैसी, इन सब पर असर पड़ सकता है गुजरात के नतीजों का। आइए आपको लेकिन शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से और बताते हैं कि सबसे बड़ा पूरब जिसे कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में आज सीबीआई के अधिकारी पहुंचते, उससे पहले अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची अपने भतीजे के घर ममता बनर्जी। बाहर निकली अपनी पोती का हाथ पकड़कर, क्या कहा बिना कहे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची उस वक्त जब बहू रुजिरा से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम आने वाली थी। करीब 10 मिनट तक ममता घर में रही और फिर बाहर आई, लेकिन अपनी पोती के साथ कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई। पोती को घर में भेजा और ममता गाड़ी में बैठकर निकल गई। यहाँ पे वो निकल रही है, शायद वो यहाँ पे अभी निकलेंगी। गेट जो है वो खोल दिया गया है। लाइव विजुअल्स देख रहे हैं आप अभिषेक बनर्जी के घर के सामने से। आप देख सकते हो कि ये गाड़ी तैयार हो रही है। तो गाड़ी तैयार तभी होती है जब मुख्यमंत्री निकलती है। आप देख सकते हो लाइव विजुअल्स कोलकाता से। यहाँ पे सीबीआई की टीम की अपेक्षा थी सुबह से, लेकिन ममता बनर्जी आ गई। इस पश्चिम बंगाल में ऐसा हमने कभी देखा है नहीं। ममता बनर्जी को बारंबार कहा जाता है कि वो अनएक्सपेक्टेड चीजें कर देती हैं, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। ममता बनर्जी निकली है, शायद वो बात करेगी अभिषेक बनर्जी की बेटी के साथ। वो यहाँ पे वो निकली है घर से, गाड़ी में वो बैठ रही है। हम देख सकते हैं
ये एक नया डायमेंशन खोल देता है पूरे विषय में। ममता बनर्जी फैमिली मेंबर है अभिषेक की, ममता बनर्जी अभिषेक की बेटी अंदर चली जाती है। ममता बनर्जी गाड़ी में उठ चुकी है और शायद वो यहाँ से कुछ वार्ता देना चाहेंगी, हमें यही लगता है। देखिए वो निकल रही है, क्या ममता बनर्जी बात करेंगी हमारे साथ? ये अभी तक वो ममता बनर्जी का कॉन्वॉय निकल चुका है। 30 सेकंड की इसी झलक के साथ ममता बनर्जी ने बंगाल की सियासत में सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी आज सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले भतीजे अभिषेक के घर पहुंची। इन तस्वीरों के जरिए संदेश बड़ा है, उसे समझने से पहले बीजेपी का रिएक्शन सुनिए। शायद उन्होंने कोई ट्रिप्स देने के लिए पहुंचे थे उधर, कारण उनको मालूम है आज सीबीआई पहुंच रहा है, इन्वेस्टिगेशन होगा, इंटरोगेशन होगा, तो उसका पहले उनका और से कुछ सलाह मशवरा दे दे, कम से कम सुविधा हो जाए। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो उनका रिश्तेदार के घर जरूर जा सकते हैं, लेकिन आज जाना नहीं चाहिए था। दूसरा बात है, देखिए तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे बात बोल रहा है इस विषय पे। देखिए कोई दोष उनका नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन में या इंटरोगेशन में साथ देना चाहिए, और इसको लेके कोई दूसरा बात कहने का मौका ही नहीं है। बीजेपी की तरफ से ममता पर हमला बोला गया, लेकिन ममता ने अपने चिर परिचित अंदाज में बहुत कुछ बिना बोले साफ कर दिया। आपको बंगाल की पुरानी तस्वीरें भी याद होंगी, जब कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई की पूछताछ से पहले आर पार की जंग छिड़ गई थी। ममता खुद विरोध में धरने पर बैठ गई थी, लेकिन इस बार ममता एकदम शांत है। सीबीआई की जांच घर तक पहुंच गई, लेकिन वो धैर्य के साथ परिवार के साथ खड़ी है। याद कीजिए, उस वक्त आम चुनाव थे और अब बंगाल में चुनावों की डेट का ऐलान होने वाला है। अब सवाल है कि ममता के दो अलग अलग स्टैंड के पीछे क्या रणनीति है, तो इसे समझिए। ममता ने आज अभिषेक बनर्जी के घर जाकर पहला संदेश ये दिया कि पूरा परिवार एक साथ है। भले ही विपक्ष की तरफ से बहू और भतीजे पर आरोप लग रहे हों, लेकिन वो परिवार की रक्षक बनकर फ्रंट फुट पर खड़ी है। दूसरा मैसेज ये कि जांच की आंच जितनी भी हो वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो बीजेपी से सीधे लड़ेंगी। तीसरा मैसेज ये है कि ईडी हो या फिर सीबीआई, ममता एंड फैमिली किसी भी जांच के लिए तैयार है, यानी सीबीआई और ईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा मैसेज बंगाल की जनता के नाम है, जो सहानुभूति जुटाने के लिए है, जो ये बताने के लिए है कि कैसे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए बीजेपी करवा रही है। पांचवा मैसेज अपने परिवार पर लटक रही सीबीआई की तलवार को बंगाली अस्मिता पर वार से जोड़कर दिया। और छठा मैसेज सीधे केंद्र सरकार को दिया कि बीजेपी कुछ भी कर ले, बंगाल की सियासत की सबसे बड़ी योद्धा वही है। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয়, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম ममता बनर्जी बीजेपी के नहले पर दहला चलना चाहती है। सियासी बिसात पर दांवपेच के खेल में अगर बीजेपी नई नई चाल चल रही है, तो ममता अपने स्टाइल में काउंटर कर रही है। ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत की मालकिन है जहां पर वो अग्निकन्या भी हैं, संघर्षरत भी हैं, और ये जो शख्सियत उन्होंने बनाई है ये पूरी दुनिया को, देश को मालूम है। और अभिषेक के घर जाकर उन्होंने यही दिखाने की, जताने की कोशिश की है कि वो चाहे जितने भी हमले हों संघर्षरत रहेंगी और न झुकेंगी न डरेंगी। और ये दिखाना उनके लिए बेहद जरूरी भी था, क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे माहौल में संदेश बेहद अहम होते हैं। कैमरामैन प्रवीर बिस्सास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। एक बात तो साफ है, ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर है। अपने परिवार के रक्षक के तौर पर वो सामने आ रही हैं। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी से पूछताछ हो रही है। लेकिन अब इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इस जांच से निपटने का प्लान क्या है ममता बनर्जी का।
ममता की बहू का रोल क्या है? ममता के भतीजे का सच क्या? रुजिरा और मेनका पर शिकंजा। सोमवार को सीबीआई ने 3 घंटे तक अभिषेक की साली मेनका से पूछताछ की और मंगलवार को सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर थी, सवाल की लिस्ट के साथ, जिसका जवाब ममता बनर्जी की बहू रुजिरा नरूला को देना था। सीबीआई पूछताछ का बड़ा मतलब है, क्योंकि जिस घर में बंगाल के सत्ताधारी दल का नंबर 2 रहता हो, उसी घर में घोटाले की जांच के लिए सीबीआई पहुंची। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी में नंबर 2 अभिषेक बनर्जी। चुनाव से पहले सीबीआई जांच की आंच भतीजे तक पहुंच सकती है, लिहाजा एक तरफ ममता खुद भतीजे के घर पहुंची और ममता सरकार के वकील सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में थे। मुख्यमंत्री ममता ने पूरी तैयारी कर रखी थी, तो रुजिरा भी सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थी। करीब 90 मिनट तक सीबीआई ने रुजिरा से पूछताछ की। सीबीआई की 2 टीमें आई थी। सीबीआई की पहली टीम संडे को आई थी। इसी घर में रुजिरा बनर्जी नरूला को उन्होंने एक नोटिस दिया था। कोयला केलेंकारी, कोयला स्कैम जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सीबीआई नवंबर महीने से कर रही है, उसी के इन्वेस्टिगेशन में बातचीत करना चाहती थी सीबीआई, और उसी कारण पे उनको और उनके बहन मेनका गंभीर को नोटिस जारी हुए थे। मेनका गंभीर के घर सीबीआई की 2 टीमें कल पहुंची, बातचीत की, 3 घंटे के आसपास बातचीत हुई और उसके बाद आज यहाँ पे 11:40 के आसपास 2 टीमें यहाँ आई। 1.5 घंटा बातचीत किया रुजिरा नरूला के साथ और यहाँ से वो लोग चले गए। पूछताछ का सिरा कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अनूप माझी और रुजिरा के खातों से जुड़ रहा है। लेन देन की जांच सीबीआई कर रही है। दरअसल कोयला तस्करी मामले में एफआईआर 3 महीने पहले यानी 27 नवंबर 2020 को दर्ज हुई है। टाइमिंग की वजह से पूछताछ के पीछे पॉलिटिकल एजेंडा का आरोप लग रहा है। वहीं अनूप माझी जैसे कोयला कारोबारी के खाते से अगर अभिषेक की पत्नी रुजिरा और साली मेनका के विदेशी बैंक खातों में पैसे जमा हुए हैं, तो सवाल ममता के भतीजे पर भी उठेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के भतीजे की पत्नी और साली तक सीबीआई पहुंची तो इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। कोयला खनन घोटाले में मुख्य अभियुक्त अनूप माझी की अपील पर राज्य सरकार की दलील ये है कि सीबीआई को तो राज्य के इस मामले में जांच का अधिकार ही नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध कोयला खनन की सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ किया है। कोर्ट में हलफनामा देकर राज्य सरकार ने साफ कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच उचित नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए अपनी मंजूरी 2 साल पहले ही वापस ले ली थी, लेकिन सीबीआई अब तक जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इस अपील पर वैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करने को तो राजी हो गई, लेकिन सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में मुख्य अभियुक्त कारोबारी अनूप माझी को सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई से बचाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने माझी की अपील पर सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा और सुनवाई 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। तो ये कोर्ट का पूरा मामला आपने इस रिपोर्ट में समझ लिया, लेकिन अब आइए आपको जरा गुजरात में जो स्थानीय चुनाव हुए हैं उनके नतीजे बताते हैं, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व तमाम सीटों पर रखा है। लेकिन भावनगर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए 52 सीटें हैं, 44 भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 8 सीटें गई। इसके बाद अब जामनगर की बात करते हैं, जहां पर 11 सीटें कांग्रेस के पास है। बीएसपी ने भी 3 झटकी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 50 यानी हाफ सेंचुरी 64 में से। अब बात राजकोट की कर लेते हैं, 68 सीटें बीजेपी के और यहां पर बहुत कम 4 सीटों पर कांग्रेस अटक गई है। इसके बाद सूरत पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का सफाया और 27 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलना साफ संकेत है कि क्या विपक्ष की सूरत के जरिए गुजरात में बदल रही है। 93 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आई हैं। वडोदरा 76 सीटें, 69 सीटें बीजेपी को और 7 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी को गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाकी जगहों पर तो थोड़ी बहुत सीटें ली है, लेकिन सूरत से सफाया बड़ी खबर है। और ये अहमदाबाद पर नजर डालिए, जहां पर 17 पर सिमट गई है कांग्रेस पार्टी। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद वाले पतंग उड़ाते उड़ाते पहुंच गए गुजरात में, 7 सीटें उन्होंने झटक ली हैं। लेकिन बीजेपी जाहिर तौर पर यहां पर जबरदस्त अपना प्रदर्शन करती हुई अहमदाबाद से 2008 से अहमदाबाद में हमेशा लगातार नंबर 1
लोकल के चुनाव में पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी। लोकल चुनाव जितने भी हुए हैं, वडोदरा में 2005 से बीजेपी का कब्जा रहा है। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है और इसी के साथ बीजेपी का प्रदर्शन वैसे भी अच्छा रहा है। सूरत में 1990 से बीजेपी का राज चल रहा है। राजकोट में 2005 से बीजेपी की सत्ता है। लोकल चुनाव की बात सिर्फ हो रही है, इसको समझिएगा। भावनगर में 1995 से बीजेपी लगातार आगे रही है। जामनगर में 1995 से बीजेपी का कब्जा रहा है। तो ये जो 6 की 6 सीटें थी, इन सब पर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। इस बीच आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पर ट्वीट किया और कहा, शुक्रिया गुजरात। राज्य भर में नगर पालिका चुनावों के परिणाम स्पष्ट रूप से लोगों में विकास, सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट विश्वास दिखाता है। फिर से बीजेपी पर भरोसा करने के लिए राज्य के लोगों का आभारी हूं। हमेशा गुजरात की सेवा करना सम्मान की बात है। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा, मैं गुजरात बीजेपी के प्रत्येक जो कार्यकर्ता हैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। पार्टी के नजरिए को उन तक ले गए। गुजरात सरकार की जन समर्थक नीतियों ने पूरे राज्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अब आइए आपको बताते हैं और सुनाते हैं क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। गुजरात में ही है आज गुजरात में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के परिणाम आए, जो कि एक दृष्टि से समग्र गुजरात को कवर करते हैं। गुजरात के हर कोने में कहीं न कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो नतीजे दिखाते हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में फिर से एक बार अपने आप को प्रस्थापित करता है। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चली थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने आज भी चालू रखा है और आज जो परिणाम आए हैं वो गुजरात में अब तक के सबसे अच्छे परिणामों में से एक परिणाम है। जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी, जितनी भी सीटें हैं, उसमें लगभग 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव में हारी है। पूरे गुजरात में सिर्फ 44 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई हैं और 44 सीटें गुजरात में सिर्फ भावनगर कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त कर ली। तो एक प्रकार से संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने समर्थन किया है। इसके लिए मैं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल और अभी अभी जो नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री CR पाटिल और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, मगर जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में कोरोना की लड़ाई लड़ी गई, यहां विजय भाई और नितिन भाई के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, गुजरात की जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। तो अमित शाह गृह मंत्री, गुजरात होम टर्फ प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, दोनों इस जीत पर अपनी अपनी पीठ थपथपाते हुए। बहरहाल अब आइए आपको दिखाते हैं, इस नतीजे पर बीजेपी और बीजेपी की जीत की कहानी तो चल रही है, लेकिन AIMIM, आम आदमी पार्टी, इन दोनों के लिए इन नतीजों के क्या मायने? गुजरात लोकल चुनाव में बीजेपी नंबर 1। गुजरात में आपका गृह प्रवेश हो गया। गुजरात में ओवैसी की पतंग उड़ी रही। कांग्रेस ने रिपीट किया बुरा प्रदर्शन। पश्चिम में हुए लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजों का असर उत्तर और दक्षिण भारत में दिखा। आज गुजरात नगर निगम चुनाव की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि अहमदाबाद में ओवैसी की एंट्री हुई और सूरत में केजरीवाल की पार्टी का दम दिखा। अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी भले ही कम सीट जीती, सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन छोटे चुनाव में बड़ी उम्मीदें जग गई। आम आदमी पार्टी सूरत के निकाय चुनाव जीत को गुजरात केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की जीत के तौर पर देख रही है।
आप गुजरात में अपना भविष्य विपक्ष का देख रही है। वहीं 26 फरवरी को सूरत में रोड शो करने के लिए केजरीवाल जाने वाले हैं। सूरत में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन क्या कहता है, इसे समझिए। गुजरात की 6 की 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और ये जीत को उन्होंने पिछले कई सालों से बरकरार रखा है। हालांकि जीत का जश्न तो बीजेपी मना रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी और AIMIM ने गुजरात में दस्तक दी है। अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा। गुजरात के सियासी आसमान में पतंग उड़ाए। जीत के नंबर कम है तो क्या लोकल बॉडी इलेक्शन में आगे की राह खोल दी। 2022 में गुजरात चुनाव, अब छोटे चुनाव के बाद ओवैसी और केजरीवाल की नजर विधानसभा चुनावों पर है, यानी पूरी पिक्चर से पहले ये अभी ट्रेलर है। वैसे पश्चिम से उत्तर और दक्षिण को बड़ा मैसेज मिला है, जबकि कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के हाथों में पार्टी की कमान सौंप दी गई। हार्दिक ने गली मोहल्ले में रैलियां करके पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि लोगों ने न हार्दिक के वादों पर भरोसा किया और न ही कांग्रेस के दावों पर। कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन रहा। भले ही केजरीवाल और ओवैसी छोटी जीत को बड़ा धमाका मान रहे हो, लेकिन बीजेपी अपने प्रदर्शन पर फूले नहीं समा रही। सूरत जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है और आम आदमी पार्टी की ये दस्तक गुजरात में सूरत के जरिए है। हालांकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी जरूर बनी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि क्या 2022 में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला होगा। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने का एक नया मौका आया है किसान आंदोलन के साथ। सरकार से किसानों की नाराजगी भुनाने की कवायद में अलग अलग जगहों पर महापंचायत कर रही है कांग्रेस पार्टी। इसी कड़ी में आज मथुरा पहुंची प्रियंका गांधी और वहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसान विरोधी हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से ये प्रियंका गांधी की हुंकार है। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस की पतवार प्रियंका गांधी ने थाम रखी है। किसान आंदोलन के बहाने प्रियंका किसानों की नब्ज टटोल रही है। प्रियंका गांधी लगातार किसान महापंचायतों में हिस्सा ले रही हैं। आज प्रियंका मथुरा में हुई किसान महापंचायत में शामिल हुई। प्रियंका ने मोदी सरकार को अहंकारी बताते हुए कहा कि इस सरकार का अहंकार भगवान श्री कृष्ण ही तोड़ेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह दिल्ली से मथुरा के लिए रवाना हुई। रास्ते भर उनका स्वागत सत्कार चलता रहा। जैसे ही प्रियंका मथुरा की महापंचायत में मंच पर पहुंची, उनके समर्थन में नारेबाजी होने लगी।
प्रियंका गांधी वाड्रा के खास निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। प्रियंका ने किसानों के प्रति मोदी की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके बकाये की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। आपको बकाया नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। सरकार जिस तरह से विनिवेश कर रही है, प्रियंका वाड्रा ने उसे भी निशाने पर लिया। उन्होंने मथुरा के लोगों को गोवर्धन पर्वत बचाकर रखने की अपील की। सरकार ने बेचने की ऐसी भान डाली है कि कल को कुछ नहीं पता। आप गोवर्धन पर्वत को संभाल के रखिए, कल को कुछ नहीं पता, किसी को न बेचने की कोशिश करें। इनके शासनकाल में डीजल पेट्रोल पर टैक्स से केंद्र ने 21,50,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। अपने खरबपति मित्रों का 8 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है। एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। अपने मित्रों के लाखों करोड़ कर्जे माफ हो गए हैं। आपका एक भी रुपया माफ नहीं हुआ। प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के अपमान का आरोप भी जड़ दिया। आपने देखा होगा, आपकी समस्याओं को सुनने के बजाय, आपके दुख दर्द को बांटने के बजाय उन्होंने भरे संसद में खड़े होकर आपका अपमान किया है। आपको इन्होंने आंदोलन जीवी, परिजीवी कहा। इनके मंत्रियों ने तरह तरह के नाम बुलाए। आपको देशद्रोही बोला, आपको आतंकवादी बोला। जब मेरे भाई राहुल गांधी ने संसद में 215 शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन मांगा, तो सारा विपक्ष खड़ा हुआ, एक सांसद खड़ा हुआ, लेकिन इस सरकार का एक सांसद खड़ा नहीं हुआ। दुनिया का हजारों साल पुराना इतिहास कहता है, जनता अहंकारी सरकार को हमेशा सबक सिखाती है। प्रियंका ने किसान आंदोलन को कांग्रेस के पूर्ण समर्थन का दावा किया। ऐलान किया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत के बाद प्रियंका ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाकर दर्शन किए। भगवान बांके बिहारी से प्रियंका ने क्या मांगा होगा, ये तो प्रियंका ही जाने। लेकिन सियासत की समझ रखने वाले जानते हैं कि प्रियंका किसान आंदोलन में इतनी सक्रियता क्यों दिखा रही हैं। आखिरकार साल भर बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में वापसी की राह देख रही है। गन्ना बेल्ट में गन्ना किसानों का मुद्दा उठाने के बाद प्रियंका गांधी अब बुंदेलखंड में आलू किसानों का मुद्दा उठा रही है। देखना होगा जमीन पर कांग्रेस पार्टी के लिए यह कितना फायदेमंद होता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मथुरा से आनंद पटेल, आज तक। जय जवान जय किसान और अब जय भगवान। जी हाँ, इसी राह पर कांग्रेस पार्टी निकल पड़ी है, क्योंकि जहां जहां नेता पहुंच रहे हैं वहां से संदेश साफ है। आइए आपको दिखाते हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी जहां पहुंची तो थी मथुरा किसान पंचायत में हिस्सा लेने के लिए, और किसानों के जरिए उन्होंने किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सब भी उठाया। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व का भी ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर में दर्शन भी। प्रियंका गांधी वाड्रा के सहारे कांग्रेस किसान आंदोलन को अपने पक्ष में भुनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस जानती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का एक बड़ा तबका केंद्र सरकार से नाराज है, और यही वजह है कि कांग्रेस ने किसानों के नब्ज पर हाथ रख दिया है। दिल्ली का बॉर्डर नरेंद्र मोदी जी के घर से कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर दूर होगा। और वही प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, चीन जा सकते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, वो उन लाखों किसानों के पास नहीं जा पाए, उनके आंसू पहुंच नहीं पाए,
उनकी बात नहीं सुन पाए। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस अभियान को लीड कर रही हैं। प्रियंका के साथ कांग्रेस धड़ाधड़ किसान पंचायतों का आयोजन कर रही है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में किसान महापंचायत की रणनीति बनाई है। इन सभी महापंचायतों में प्रियंका हिस्सा लेंगी। कांग्रेस की किसान महापंचायत की थीम है जय जवान जय किसान। अब तक यूपी में कांग्रेस 4 किसान महापंचायत कर चुकी है। पिछली 10 फरवरी से सहारनपुर में किसान महापंचायत से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब तक 15 फरवरी को कांग्रेस ने बिजनौर में महापंचायत की थी, जिसमें प्रियंका शामिल हुई थी। 20 फरवरी को प्रियंका ने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को संबोधित किया था। भारतीय किसान यूनियन के गढ़ मुजफ्फरनगर में 20 फरवरी को हुई किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी ने यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आंसुओं का जिक्र छेड़ दिया। चौधरी टिकैत जी के आंखों में आंसू आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है। उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के 2 पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है। आपके सामने आकर प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको मिला? प्रियंका गांधी वाड्रा शुरू से ही किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रही हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में स्टंट के दौरान नवरीत सिंह नाम के नौजवान की मौत हो गई थी। 4 फरवरी को प्रियंका दल बल के साथ परिवार को ढाढ़स बंधाने रामपुर में पहुंची थी। अगर आप उस बॉर्डर की फोटो देखें तो ऐसा लगता है कि देश का बॉर्डर है। इस तरह से उन्होंने वहाँ पे इन्फोर्समेंट किया हुआ है, रीइंफोर्समेंट किया हुआ है। किस लिए? क्या कह रहा है ये किसान? कौन सा आतंक फैला रहा है? क्या कह रहा है? 2 महीनों से किस लिए बैठा है? वो यही कह रहा है ना कि मेरी बात सुन लो, मुझसे आके चर्चा करो, मेरे से पूछो। ये मेरे लिए कानून बना रहे हो तो मेरे से पूछो। कांग्रेस की निगाहें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर हैं। कांग्रेस किसानों और जवानों को साधने में लगी है। कांग्रेस मानकर चल रही है कि किसान केंद्र सरकार से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक बीजेपी के हाथ से फिसल सकता है। किसानों की हमदर्दी पाने के लिए कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायत का आयोजन कर रही है। महापंचायत में प्रियंका गांधी वाड्रा कृषि कानूनों को हटाने और गन्ने के भुगतान का मुद्दा उठा रही हैं। पिछले 4 सालों में गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे गए। 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है कि जो संसद भवन है, जो देश की राजधानी इंडिया गेट है और उसके आसपास की जो इमारतें हैं, उनके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है। लेकिन आपके गन्ने के भुगतान के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस किसानों के दम पर सत्ता तक पहुंचने के हसीन सपने देख रही है। उधर बीजेपी ने जाट नेताओं को किसानों को मनाने के अभियान में लगा दिया है। लेकिन जिस तरह मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ हंगामा हुआ, उससे लगता नहीं कि नाराज किसानों को मना पाना बीजेपी के लिए आसान होगा। मुजफ्फरनगर में संदीप सैनी के साथ आनंद पटेल, मथुरा आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए